हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का जो पार्ट है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसे हम IBC कोड भी कहते हैं। तो इसको हम इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे, देखेंगे इसके बारे में। काफ़ी बार इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का, तो इसको आप ज़रूर पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसमें जो हम बेसिकली क्या बात करेंगे वो मैं बता देता हूँ। IBC कोड जो है वो क्या है, 2016 में इसको बनाया गया था। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा IBC कोड में और भी बहुत सारे जो एक इंटिटी जो कह सकते हैं हम क्रिएट किए गए थे, बॉडी क्रिएट किया गया था, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, वो क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एक और अलग से बॉडी क्रिएट किया गया था, उसको देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें जो ट्राइब्यूनल्स इसके अंदर बनाए गए हैं, जिसमें जो देखते हैं इस काम को, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, तो इनका क्या फंक्शन है इसमें हम इसको देखेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इंट्रोडक्शन के को हम देखते हैं। पहले इंसॉल्वेंसी बेसिकली क्या होता है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इंसॉल्वेंसी बेसिकली सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल और फर्म इज अनेबल टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ड्यू टू इट्स क्रेडिटर। तो इसके पास एक सिचुएशन जहाँ पे मतलब कि आपका क्या हो गया कि एक फर्म या इंडिविजुअल आपने कुछ लोन लिया है, कुछ है ना कर्जा लिया है, और लेकिन आप उस चीज़ों को आप चुकाने की स्थिति में नहीं है, फर्म में भी आपका लॉस हो गया कंपनी का जिस कारण से भी, तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी। तो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या फर्म कोई कंपनी हो। इस सिचुएशन में क्या होता है, कंपनी या फर्म जो है वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है। आप सुना होगा बहुत बार, इस कंपनी ने USA में, जैसे आप सुना, बाहर देशों में भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। इसका मतलब उसके पास अब कर्जा चुकाने के लिए कुछ भी साधन नहीं बचा है, वो असमर्थ है। बैंक्रप्सी बेसिकली क्या है कि लीगली डिक्लेयर्ड स्टेटस, लीगली आपने फाइल किया, गवर्नमेंट ने लीगली आपका डिक्लेयर्ड हो गया आपका स्टेटस। इसमें बताया जाता है कि एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट रिपे डेब्ट, उसने जो कर्जा लिया है वो उसको चुकाने की स्थिति में नहीं है, ये इसने डिक्लेयर कर दिया भाई। तो इसी को लेकर के IBC कोड जो है बनाया गया था। पहले हमारे देश में ये संस्था नहीं थी, ये कहना, ये प्रोसीजर नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे बहुत जगह ये था। तो इस कोड को 2016 में गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया। ये क्या है कि बैंक्रप्सी लॉ ऑफ इंडिया विच सीक्स टू कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। तो ऑलरेडी जो फ्रेमवर्क हमारे यहाँ था उसको एक सीरियस से एक जोड़ दिया उसमें, और बाय क्रिएटिंग सिंगल लॉ फॉर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी। पहले क्या था, अलग अलग कानून थे, आपको अलग प्रक्रिया से जाना पड़ता था, इसमें समय भी लगता था, बहुत बार वो सक्सेस नहीं होता था। तो अब ये सिंगल कानून बना दिया, इसमें टाइम लिमिट्स भी बहुत सारे दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द उस चीज़ का जो कानून, ये कर्ज का निपटारा हो सके बैंक्रप्सी से। अगर आपको कंपनी बैंकरप्ट अपने आप को घोषित करती है या हो जाती है, उस केस में जल्द से जल्द उस चीज़ को वो निकल के हट सके, एग्जिट कर सके। तो सीक्स टू स्पीड अप द प्रोसेस, तो ये स्पीड अप करने के लिए, ताकि अलग से इसमें ट्राइब्यूनल बनाया गया ताकि जो काम है वो आसानी से, तेजी से ये हो सके। एंड टू जस्टिस टू स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कौन हो गए बेसिकली, एक तो जो किसी कंपनी है वो भी चाहता है कि भाई मैं इसको हटा दूं, छोड़ जाऊं, दूसरी कंपनी स्टार्ट करना, उसको अलग चीज़ करनी है। दूसरे हो गए बैंक्स या जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने कर्जा दिया उसको, तो उसको भी चाहिए कि भाई मेरा जो जितना भी मान लीजिए बैंक कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई, लेकिन उसमें जो मान लीजिए उसका एसेट्स होगा, जो उसका मान लीजिए कहीं पे ज़मीन होगी, उसकी कोई ऑफिसेज होगा, उसके पास इक्विपमेंट होगा, तो जो भी उसका एसेट्स वेसेट्स है उसको हम बेच उच के जो भी है पैसा जितना भी आए, कम से कम कुछ मेरा कर्जा वापस आ जाए। तो ये सारा कुछ जो है सभी के लिए फायदेमंद है। ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके होंगे ऑलरेडी। एक तो कंसोलिडेट करना, जो पुराने कानून थे उसको एक ना अलग से कानून में बना दिया गया अलग से, ताकि जल्दी से जल्दी हो सके, सिंप्लीफाई करने का कानून को, और एक्सपेडाइट करने का, तो जल्द से जल्द उस कानूनी प्रक्रिया से आप निकल सके और उसको जो डेप्थ है वो रिपे हो सके। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो हो गए जैसे बैंक्स हो गए, आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, इम्प्लॉई मान लीजिए उनको भी सैलरी यानी जो भी कुछ चाहिए, उन्होंने उनका कुछ कर दिया, तो वो सारा कुछ जो है खत्म हो सके, जल्द से जल्द उसका निपटारा हो सके। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे भाई प्रमोट कर रहा है ये, तो एग्जिट मैकेनिज्म एक बहुत ही जरूरी है। इंट्री मैकेनिज्म तो हो गया, इंट्री मैकेनिज्म जैसे कैसे हो गया कि भाई आपको मान लीजिए रेगुलेशन जो होता है कि भाई आपको ये कागज लेके आओ, ये कागज लेके आओ, वो कानून चाहिए, आपको वो कागज चाहिए, इसमें फॉर्म
छूट गया है, तो वो सारा हो गया एंट्री मैकेनिज्म। उसको भी गवर्नमेंट ने आसान किया, आपने देखा होगा बहुत सारे कानून के जरिए, इस सिंगल पोर्टल बना दिया आपने कि भाई इस पोर्टल से आप अपना बस सब कुछ अपना अपडेट कर दीजिए, आपका खुल जाएगा, आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह एक एग्जिट मैकेनिज्म भी बहुत जरूरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। ये मान लीजिए किसी कंपनी को लगता है कि नहीं भाई मैं इस कंपनी को नहीं चला सकता हूँ, मुझे इस सेक्टर में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मैंने शुरू तो कर दिया, बस मुझे लगता नहीं कि अच्छा मैंने शुरू किया है, तो उसको भाई बाहर निकलना है, तो उसको भी उस केस में भी आप उसको एक मैकेनिज्म दीजिए ताकि वो जल्द से जल्द उसको छोड़ के निकल सके। ऐसा नहीं वो फंसा रह जाए, तो दूसरी कंपनी भी वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ बिजनेस वो कर नहीं पाएगा कुछ। तो ये एग्जिट मैकेनिज्म जो है, ये आईबीसी कोड उसको देता है। टू रिवाइव द कंपनी इन टाइम बाउंड मैनर इफ फिजिबल, तो अगर लगता है कि नहीं कंपनी रिवाइव कर सकती है, रिवाइव कैसे भाई, लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो उसने सही डिसीजन नहीं लिया उस समय में, 1 सालों में 2 सालों में, जिसके कारण कंपनी की ये हालत हो गई है, तो मैनेजमेंट को रिप्लेस करके अगर ये हो सकता है तो वैसा भी किया जाए, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में उसको किया जाए। टू गेट नेसेसरी रिलीफ टू द क्रेडिटर्स एंड कंसिक्वेंटली इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई इन इकोनॉमी, तो ये कैसे होगा कि भाई जो पैसा फंसा हुआ है क्रेडिटर्स का, बैंकों का, इस कंपनी में जो डूब गई है, तो वो पैसा कम से कम कुछ तो निकले। मान लीजिए आपका 50% पैसा तो निकल जाए, तो ये पैसा कम से कम बैंक के पास वापिस आ जाएगा, तो बैंक क्या इन पैसे को कर्जे के रूप में किसी को और को दे सकती है। अदरवाइज वो क्या होगा, पैसा फंसा हुआ है उस डूबी हुई कंपनी के पास। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड इसने बनाया जो रेगुलेट करती है, बेसिकली सारा मैकेनिज्म जो है सब कुछ कंट्रोल करती है। टैकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इस ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, जो कंपनी डूब गई, ऑब्वियस सी बात है उसका कर्जा चुका नहीं चुका, वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो उसको जितना रिकवरी हो सके एटलीस्ट 50%, 10%, 20% वो आ जाए कम से कम। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे मैंने कहा, एक एग्जिट मैकेनिज्म भी बहुत जरूरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो इसको भी प्रमोट करता है। तो अब आते हैं, ये जो आईबीसी कोड है, तो ये सिंगल इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, इसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की जरूरी है। इसके लिए आईबीसी कोड ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल्स को बनाया इसमें। पहला था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल्स जो कि इसमें एक्सपर्ट हों, तो ये जो बेसिकली एडमिनिस्टर द रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो रिजोल्यूशन जब किसी कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दिया, तब उसको कैसे कैसे क्या क्या करना है, उससे एसेट्स को मैनेज करना, जो उसका जमीन, ऑफिस या जो भी एसेट्स हैं, मूवेबल इमूवेबल, उसको मैनेज करना, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर क्रेडिटर्स टू असिस्ट देम इन डिसीजन मेकिंग। और जो ये इन्फॉर्मेशन है कि एसेट भाई इतने वैल्यू का एसेट्स है इसके पास, अभी यहाँ पे इतना इतना एसेट्स पड़ा हुआ है, उसके अलावा कहाँ कहाँ इसका कर्जा कितना कितना, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालाइज करना, और जो क्रेडिटर्स हैं उसको बताना, ताकि वो डिसीजन ले सके भाई कि यहाँ पे इतना इतना कर्जा है, टोटल इसका इतना पैसा आ सकता है, उसको बेचना है, ऑक्शन करना है, क्या है वो सारा कुछ डिसीजन ले सके। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, तो ये एजेंसी बेसिकली क्या है, ये जो प्रोफेशनल्स है, ये वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं इस तरह से, तो वो एजेंसीज के अंदर में काम करते हैं। तो ये एजेंसी क्या करती है, एग्जामिनेशन लेती है, सर्टिफाइड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, भाई इनको सर्टिफिकेट देना, इनको ट्रेनिंग देनी, एक तरह से एक्सपर्टीज है कि नहीं है, जांचना परखना, ये सारा कुछ, एंड कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए कि भाई आप जो है आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इससे भटकना नहीं है, ये सारा कुछ जो है ये एजेंसियां तय करती है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज, तो आप नाम से समझ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करे, तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईबीवीआई के अंदर रजिस्टर होती है, ये बेसिकली क्या है, क्रेडिटर विल रिपोर्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ डेप्ट ओन टू देम बाय डेबिटर, सच इन्फॉर्मेशन विल इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ डेप्ट, लाइबिलिटीज एंड डिफॉल्ट्स। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर जो बोलता है कि ये बैंक, मान लीजिए आपने 10 बैंकों से कर्जा लिया, तो सारे जो बैंक्स हैं वो बताएंगे यहाँ पे, इनको एक रिकॉर्ड देंगे कि भाई हमारे यहाँ इसका 500 करोड़ है, इसके यहाँ 100 करोड़ है, इसके यहाँ 50 करोड़ है, तो ऐसा ऐसा सारा डेप्ट, कब कब डेप्ट लिया गया, कितना कितना चुकाया गया, कितना इंटरेस्ट बनता है, सारा कुछ जो है वो डिटेल इनके पास रखा जाएगा, ताकि जब डिसीजन मेकिंग हो या फिर कोर्ट में बात जाए या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, उनको सभी के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इसकी हालत क्या है, इसकी क्या कंपनी कितना कितना कर्जा है, फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑफ डेबिटर ये बन जाए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जो रेगुलेट करेगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो या जितनी यूटिलिटीज हैं, तो सभी को बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत बांधना कि आपका क्या क्या काम है, रेगुलेशन अगर वो भटक नहीं जाए, सारा कुछ इस बोर्ड के अंतर्गत आता है। बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी, कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी और लॉ के भी। कॉर्पोरेट अफेयर्स इसलिए क्योंकि भाई कंपनियां है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर होती है, आपने सुना होगा एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, तो वहाँ पे उनका भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है। लॉ क्योंकि कानून इन्वॉल्व इसमें, और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी के भी रिप्रेजेंटेटिव, और आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि बैंक से बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है बैंक्स इसमें होते हैं, तो इस सभी को इन पे बोर्ड में रखा गया है ताकि एक डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो, जल्द से जल्द हो।
अब ये तो हो गए जो इन्फॉर्मेशन लेना है रिजोल्यूशन करने का। उसके अलावा एजुकेटिंग कानूनी जो एक ट्राइब्यूनल जो बनाया गया है इसमें, ताकि वो डिसीजन मेकिंग हो सके, कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। तो दो इसमें अथॉरिटी बनाया गया है बेसिकली। एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो कंपनियों के लिए है, और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो इंडिविजुअल और छोटे फर्म्स के लिए है। ये यहाँ पे उनका केस का निपटारा होगा रिजोल्यूशन का, और बड़ी कंपनियों का एनसीएलटी में। इनका क्या है, विल इंक्लूड अप्रूवल टू इनिशिएट रिजोल्यूशन प्रोसेस, अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड अप्रूव फाइनल डिसीजन ऑफ क्रेडिटर्स। तो मान लीजिए कि रिजोल्यूशन स्टार्ट करना है भाई कि नहीं करना, कंपनी ने बैंकरप्सी तो फाइल कर दिया, अब उसका रिजोल्यूशन प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है नहीं करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ ये अप्रूवल देंगी कोर्ट, ये ट्राइब्यूनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी यहीं से अपॉइंट होते हैं, वो किसी बेसिकली जो लिस्टेड है उसमें से किसी एक को ये अपॉइंट करते हैं। और जो क्रेडिटर्स, उसके बाद क्या होता है, क्रेडिटर्स जो होते हैं बैंक्स, उनका एक बोर्ड बनता है, वो सारे डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें इनको, मान लीजिए किसी ने ऑक्शन किया है, कंपनी ने, एक्स कंपनी ने, कि भाई मुझे वाई कंपनी जो डेबिटर है उसका मैं अब उसको खरीदूंगा, सारे उसको ऑपरेशन चलाऊंगा, मैं उसके सारे एसेट्स को खरीदूंगा ये 500 करोड़ में। दूसरी कंपनी वाई ने बोला मैं इसको 450 करोड़ में खरीदूंगी। तो मान लीजिए इसका सब ठीक लगता है, इसका प्रपोजल सही लगता है, तो बोर्ड जो है, क्रेडिटर जो है, वो उसको अप्रूव करेंगे। तो इसको अप्रूव करने के बाद ये एनसीएलटी उस चीज को, जो क्रेडिटर का डिसीजन है, उसको अप्रूव करेगी। Therefore, the main emphasis क्या है कोर्ट का, शिफ्ट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डिफॉल्टिंग डेबिटर्स मैनेजमेंट टू इट्स क्रेडिटर। तो जो डेबिटर का मैनेजमेंट था उससे कंट्रोल उठा करके क्रेडिटर जिन्होंने पैसा दिया है उसके ऊपर देना, ताकि वो मैनेज कर सके, उनको जो सही लगे वो अपना पैसा निकालने के लिए वो कर सके। विद क्रेडिटर्स ड्राइव द बिजनेस ऑफ डेबिटर विद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्टिंग एज एजेंट। यहाँ क्या होता है, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आपने देखा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो वो बेसिकली बिजनेस रन करते हैं इन द मीन टाइम, जब तक कि वो पूरी तरह से ये प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। और ये बेसिकली क्रेडिटर जो होते हैं, वो बोर्ड, वो उसको रिपोर्ट करता है कि भाई ऐसा ऐसा है, ये वो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग वो चलाता है कंपनी को। तो ये उसका एक मैंने इंफोग्राफिक कहीं से उठाया था, इसको आपको रखा है कि स्पीड अप किस लिए बनाया गया है कोड, स्पीड अप करने के लिए, स्ट्रेस्ड एसेट्स जो है उसको स्पीड अप किया जा सके। किस पे एप्लीकेबल, जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअल भी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, सभी पे एप्लीकेबल है। कब तब डिसाइड करना है इसको, तो 180 दिन दिया गया, 90 दिन का एक्सटेंशन के साथ, यानी 270 दिन के अंदर आपको डिसाइड करना है इंसॉल्वेंसी कैसे करनी, प्रक्रिया कैसे होगी, ऑक्शन करना है, बेचना है, आपको चलाना है, फिर से क्या करना है। फास्ट ट्रैक करने के लिए प्रोसेस ऑफ 90 डेज इज अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड एंटिटीज, एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी अलग से बनाई गई, जिसमें हमने कहा एनसीएलटी और डीआरटी को। तो ये बेसिकली उसका एक फ्लो चार्ट टाइप का है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अंतर्गत, ये प्रोफेशनल जो है, सॉरी, एजेंसी के अंतर्गत ये आते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इंसॉल्वेंट एंटिटी जिसको जिसको जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है, बेसिकली ये बैंक्स और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, बेसिकली फाइनेंशियल कर्ज से बाकी दो क्रेडिटर्स हो गए, उनका एक कमिटी बनती है, जो कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बोलती है भाई आपको ऐसे ऐसे चलाना है कंपनी को इन द मीन टाइम, और इसका जो इन्फॉर्मेशन है ये भी रखती है। तो सारा कुछ देखने का काम है। अब हम आते हैं कैसे रिजोल्यूशन होता, कैसे प्रोसीजर क्या है, पूरा फॉलो कैसे होता है। तो फॉलोइंग स्टेप्स, पहला इनिशिएशन हुआ। इनिशिएशन में क्या है, जैसे डिफॉल्ट ऑकर हुआ, रिजोल्यूशन प्रोसेस में बी इनिशिएटेड एट बाय द स्टेक होल्डर्स ऑफ द फर्म। तो जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो डेबिटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, इम्प्लॉइज हो, वो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि रिजोल्यूशन प्रोसेस हमको इनिशिएट करना है। इफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट्स, अब इनका जो प्लान है वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, वो जैसे मैंने कहा ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर देगा भाई। और पावर ऑफ जो मैनेजमेंट है कंपनी का, जो बोर्ड है, वो सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की जो कमिटी बनेगी, चाहे वो बैंकों की कमिटी बनेगी, तो उसके पास वो सारा मैनेजमेंट चला जाएगा। और ये जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बेसिकली इनके बिहाफ में कंपनी को चलाएगा, एक तरह से देखेगा उस समय के लिए। अब डिसीजन टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी, अब इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने का डिसीजन लिया जाएगा। तो जो कमिटी है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, उनकी कमिटी डिसाइड करेगी कि फ्यूचर क्या है, आउटस्टैंडिंग जो डेप्ट है ये क्रेडिटर्स का, बैंकों का, उसका फ्यूचर कैसे हम करें। तो वो चाह सकते हैं कि टू रिवाइव द डेप्ट ओन टू देम और सेल लिक्विडेट द एसेट्स। तो ये टू रिपे द डेप्ट ओन टू देम, तो मेथड बेसिकली है, ये चाहे तो उसको रिवाइव करे कंपनी को कि भाई ठीक है, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा था, तो मैनेजमेंट हम चेंज कर देते हैं, दूसरी कंपनी को बोलते हैं आप मैनेजमेंट कीजिए, एक और मतलब प्रोसेस है पूरा उसके लिए, ये कर सकते हैं कंपनी। या फिर उनको लगता है कि नहीं भाई उपाय नहीं है, तो सारा जो इनका एसेट्स है कंपनी का,
जमीन जो भी कुछ मूवेबल इमूवेबल एसेट्स उसको बेच दिया जाए और ऑक्शन कर दिया जाए, और उससे जो पैसा आएगा उसको हम अपना आपस में अपने हिसाब से बांट लेंगे। अगर डिसीजन नहीं लिया जाता है 180 दिन में, मतलब कि 270 दिन में टोटल मिला करके, तो एसेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन के लिए चला जाएगा, अनलेस अनटिल कुछ कोर्ट केस हो जाता है या नहीं होता। तो ये बेसिकली कोड में बताया गया है 270 दिन के अंदर आपको डिसाइड कर लेना है भाई कि हमको क्या करना है। या तो रिवाइव कीजिए, या बोर्ड को चेंज कीजिए, कंपनी को फिर से चलाइए अगर आपको लगता है कि कंपनी फिर से चल सकती है, या फिर आप उस सारे एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लीजिए। आप डिसीजन नहीं लेंगे तो अब ऑटोमेटिकली वो सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा। स्टार्टअप्स एंड स्मॉल कंपनीज के लिए रिजोल्यूशन टाइम जो है 90 दिन है, विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 45 डेज। तो छोटी कंपनी के लिए कम दिन रखा गया है ताकि जल्द से जल्द वो अपनी स्टार्टअप जो है वो निकल के जा सके। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है लिक्विडेशन। तो अगर वो लिक्विडेशन में जाता है, मतलब को बेचने के लिए जाता है, एसेट्स है उसको आपको बेचना है, ऑक्शन कर लीजिए आप। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुआ था वो उस चीज़ों को एडमिनिस्टर करेगा, देखेगा भाई सही खरीदार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और इससे जो पैसा आएगा वो जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो क्रेडिटर्स हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑलरेडी जो है इस एक्ट में, इस कोड में बताया गया है कि किसको पहले पैसा मिलेगा, किसको उसके बाद में पैसा मिलेगा, किसको उसके बाद में पैसा मिलेगा, तो उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आईबीसी से हेल्प भी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको देखने की बहुत जरूरत है। जब भी कोई क्वेश्चन आए या तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं, इस इनपुट को दे सकते हैं कि भाई कैसे कैसे इसने हेल्प किया है। तो एक रेटिंग होती है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी रेट इंडेक्स, इंटरनेशनल इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है इस कोड के कारण। तो 52 हो गई है, पहले 108 थी 2018 में, जो कि घट के 52 हो गई, में काफ़ी इंप्रूवमेंट, हाफ से ज़्यादा जो है इंडिया ने रैंकिंग अपनी सुधारी है। इसके पहले पास होने के पहले क्या था, एवरेज 4.3 ईयर्स रिजॉल्व करने में लगता था किसी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को, क्योंकि कोर्ट में लटका रहता था मैटर, बहुत सारे केसेस थे। इसको घटा करके 1.6 ईयर्स, एक तिहाई कर दिया गया तरह से। रिकवरी जो है बहुत अच्छी हो गई है, 26% से बढ़ करके 46% तक रिकवरी हो गई बैंकों की। एनपीए जो है तकरीबन वर्थ ऑफ 40,000 to 50,000 करोड़ हैव बीन कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड एसेट्स। जो स्ट्रेस्ड एसेट था, जो कि रिकवर होने की चांसेस नहीं थी, उसको बैंकों ने एसेट्स अच्छा कर लिया, रिवाइव करके बैंकों के एसेट्स में वो इंक्लूड हो गया, पैसा वापस आ गया। हैज फ्री द रिसोर्सेज फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो ये पैसा वापस आ गया बैंकों के पास, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक इसको फिर से किसी और को कर्जे देने के लिए दे सकते हैं, और इकोनॉमी के अंदर पैसा वापस आ गया। रिड्यूस द बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स, क्योंकि टैक्स पेयर का बर्डन कैसे रिड्यूस हो गया, अदरवाइज जो है बेसिकली बैंक को डिकैपिटलाइज करना पड़ता, कोई 40,000 50,000 करोड़ बैंक को आपको और पैसा देना पड़ता, क्योंकि पैसा तो उनके पास आता नहीं। तो ये पैसा कहाँ से आता, भाई ऑब्वियस सी बात है टैक्स पेयर का मनी ही तो गवर्नमेंट देगी बैंक को, तो ये पैसा बच गया। प्रमोटेड बिहेवियरल चेंज एमंग प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स जो है ऐसा नहीं, पहले क्या था कि बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया, बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, उसको बैंकों के पास पावर आ गया कि उसको आपने चुका नहीं रहे हैं पैसा, तो आपको बैंक आईबीसी के पास ले जाएगी, इंसॉल्वेंसी में ले जाएगी प्रक्रिया में, और आपका एसेट बेच देगी। तो इसलिए बैंक्स, ये प्रमोटर्स जो है, कंपनी भी जो है वो सचेत हो गई कि भाई हमें लोन चुका देना है। Sense of urgency and seriousness among defaulting borrowers because losing the assets is very much a possibility if resolution process fails। तो ये हो गया, इसमें डर आ गया इनमें कि भाई अगर हो सकता है अगर हम कर्ज नहीं चुका है तो हमारा जो एसेट्स है वो भी बिक जाए। पहले ऐसा नहीं था, पहले इसमें केस चलता था, वो एसेट्स बिकने वाली के लिए बहुत सारा लंबी प्रक्रिया थी। तो अब ये नहीं है, तो इसलिए लोगों में सीरियसनेस आ गया कंपनी में कि भाई मुझे कर्जा चुका सकते हैं तो हम चुका दें। तो फ्रेंड्स, ये था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और उसके जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस थे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और ज़रूर आप लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी मैंने इकोनॉमिक का वीडियो अपलोड करूँगा, तो और नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।